नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इंदौर, जो कभी केवल व्यापार का केंद्र माना जाता था, आज एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। अब ये शहर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गढ़ बनने की कहानी लिख रहा है। जहां एक ओर हर साल 65,000 से ज्यादा कुशल युवा तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की संख्या बढ़ने से रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। सरकार की जीसीसी नीति ने निवेश को नए पंख दिए हैं, जिसमें जमीन से लेकर सैलरी तक पर विशेष अनुदान का लाभ मिल रहा है। आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ईवी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में इंदौर लगातार ऊंचाई छू रहा है। अब वक्त है जब इंदौर केवल मानचित्र पर एक शहर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य की रीढ़ बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे इंदौर बन रहा है नवाचार और संभावनाओं का अगला बड़ा। तो बिल्कुल इंदौर अब जो केवल व्यापारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, अब तेजी से एक मल्टी इंडस्ट्रियल रूप में उभर रहा है। 2030 तक इंदौर को देश का प्रमुख आईटी केंद्र बनाने की दिशा में अब काम तेजी से हो रहा है। तो हर साल 65,000 से अधिक प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं और अब इनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर में ही ये सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। यानी चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, ये सभी सुविधाएं इंदौर में अब मिल सकेंगी। तो आईटी का बड़ा हब बनने जा रहा है इंदौर। तो बिल्कुल इंदौर अब नई ऊंचाइयां लिखने जा रहा है। ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हॉस्पिटैलिटी और मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जिस क्षेत्रों में भी इंदौर की अब मजबूत पकड़ है। यही कारण कि कंपनियां कोयम्बटूर, जयपुर और मैसूर जैसे शहरों की तरह अब इंदौर को भी आकर्षित कर रही हैं। हाई सैलरी वाली नौकरियों के बढ़ने से महानगरों की ओर टैलेंट का पलायन रुकने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहर नवाचार का केंद्र बनकर उभरेगा। तो टैलेंट की नई राजधानी बनने जा रहा है इंदौर। आईटी हब के रूप में तैयार होगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, आप कैसे देखते हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देखिए क्योंकि निवेश को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नई तकनीकों की बात करें, इन सभी का ध्यान रख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इंदौर पर विशेष फोकस है। टैलेंट की नई राजधानी से बनाने की तैयारी है। यानी आईटी, अगर हम आईटी केंद्र के रूप में देखें तो इंदौर अब उभर के आने वाला है, ऐसा मोहन सरकार का कहना है। कैसे देखते हैं आप इसे? राजीव जी, जब से मोहन यादव ने को समझता है, वे अपने पूर्ति मुख्यमंत्री, जो बहुत बड़े नेता रहे, 18 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और तो मामा के रूप में जो पाई
तक बीच उससे वो थोड़ा हटकर उस प्रदेश को एक विकास की ओर ले जाना चाहता है। शिवराज सिंह ने भी लेगा उसकी प्रायोरिटी जनता के लोगों की लोअर तबके के लोगों की डेवलपमेंट की रही और उन्होंने सोचना है कि प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उससे प्रदेश होगी और इसी का रिजल्ट है कि उन्होंने रीजनल लेवल तक में प्रदेश में GIS कराए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विस कराई है और अभी जो काल हो गई वो इतनी बड़ी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के उसमें 20 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं और इस बात का साइन है कि देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल विकास की ओर जा रहा है। इस प्रकार भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि 2027 में विकसित भारत बने, उसमें मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि वो 2047 के पहले ये विकसित प्रदेश पूर्व बनने की और अग्रसर होगा यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीति को पूर्ण लागू उतार दिया जाए। तो सवाल ये है कि इसी स्थिति में जो है इस प्रकार आप जानते हैं कि बम्बई जो है जैसे कि हम गेट ऑफ इंडिया कहते हैं और जो इकोनॉमिक कहलाई जाती है भारत की, तो आज इंदौर वो अभी आर्थिक राजधानी प्रदेश की कही जाती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन जो डेवलपमेंट और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मेडिकल के फैसिलिटीज हैं वो इंदौर में डेवलप हो रही हैं। इसी दृष्टि को देखते हुए जो IT हब की बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, वहाँ पे केंद्र सरकार की उसकी मदद से बड़ा हब बनाया और IT हब की बात नहीं है, मेडिकल हब भी वहाँ पे हो रहा है और उससे लगा हुआ उज्जैन वहाँ पे भी उन्होंने सबसे बड़ा मेडिकल बनाने की योजना घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। इस तरह अधोसंरचना विकसित करने के प्रयास मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं और उसमें इंदौर एक बड़ी लीड कर रहा है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि इंदौर में लगातार स्वच्छता के मामले में लगातार वो नंबर 1 रैंक में रहा है। मुझे लगता है कि इंदौर ही अल्टीमेटली प्रदेश को लीड करेगा और प्रदेश देश को लीड करेगा 2047 के विकसित भारत बनेगा। हेलो जी भानु जी, हमारे साथ भानु जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। भानु जी, आपसे जानेंगे, देखिए आप कैसे देखते हैं, राजीव जी ने बताया कि किस तरह से जो सरकार का विजन और मिशन है उसके तहत सरकार काम कर रही है और बड़े यानी उस इंदौर की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे IT सेक्टर में विशेष फोकस है कि IT सेक्टर में इंदौर को बढ़ावा देना है और GCC स्थापित करने के लिए भी इंदौर अपने आप को आकर्षित कर रहा है। देखिए इंदौर में क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में इंदौर के लोग तो जानते ही हैं और मीडिया के जरिए प्रदेश को और देश को भी ये मालूम है कि इंदौर में क्या क्या गुंजाइश है करने की जी। लेकिन जो चीजें बदली जानी चाहिए वो उनकी दिशा क्या हो, उनकी क्वालिटी क्या हो, उनकी गति क्या हो, ये बातें हैं जो एक शहर को आगे बढ़ाती हैं। इंदौर अगर आपको शायद आपने पढ़ा हो, जो लोग इंदौर को बरसों से जानते हैं वो जानते हैं इस बात को कि इंदौर में संभावनाएं प्रारंभ से ही रही हैं। इंदौर ने हमेशा प्रदेश को दिशा दी है। इंदौर ने राजनीति, उद्योग और सामाजिक संस्कार, इसमें इंदौर हमेशा आगे रहा है। और 50-60 साल का इतिहास उठा के देखें, 70 साल का आजादी तक इंदौर ने हमेशा ही आगे चल के लोगों को बताया है कि कैसे करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि इंदौर को हमेशा एक बहुत सशक्त, बहुत ताकतवर नेतृत्व मिलता रहा और यहाँ के नेतृत्व ने न केवल अपने शहर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए काम किया। मैं नाम गिनाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा लिस्ट लंबी है। तो एक बहुत सशक्त जनप्रतिनिधि, एक सशक्त आवाज इंदौर को चाहिए,
कि जिस आवाज में सारी जनता की आवाज समाहित हो, एक तो वो एक जरूरत वो दिखाई देती है सामने। दूसरी जरूरत ये दिखाई देती है कि यहाँ के जो लोग हैं मूलतः तो इंदौर के हैं, उनके अलावा जो इंदौर में हमारे यहाँ के और हमारे बने हैं वो अपने बने हैं दूसरे प्रदेशों से आए हैं व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, वो भी यहाँ के चरित्र को पहचाने और यहाँ की भावना के अनुकूल चले। ये दूसरी जरूरत बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें अभी पूरी हो सकती है जब इन जरूरतों को हम पूरा करेंगे। और कोई शक नहीं है कि सरकार के प्रयास जो है वो इन योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। तारों में और डिटेल में इसलिए ना जाऊंगा कि वो सब जाहिर हुआ है, मीडिया में काफी कुछ है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को भी उसमें अपना चरित्र में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा जी। और थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस चौराहे को नहीं सुधार सकती जितना नागरिक सुधार सकते हैं। बिल्कुल। चलने वाले चाहे तो ट्रैफिक सुधर जाएगा, अकेली पुलिस के भरोसे नहीं रखा जा सकता। इसी तरह उद्योग में सरकार को पहल करनी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इंदौर बहुत आगे जाने की संभावना रखता है। बिल्कुल भानु जी, क्योंकि देखिए मल्टी इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है 2030 तक। सरकार का कहना है कि इंदौर में काफ़ी सारी संभावनाएं होंगी और उसके साथ ही रोजगार के मौके भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार का ये भी कहना है कि इससे देखिए रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होंगे और जो लोग बाहर जाते हैं, यानी जो हम टैलेंट पलायन की बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, वो यहाँ पर रुक सकेगा। इसको कैसे देखते हैं भानु जी? मैं बात कर रहा हूँ जी मेरी बड़ी है जी। भानु जी आपसे सवाल है जी। हाँ ठीक है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। आप इस दृष्टि को जरा सा हटा के देखते हैं। बाहर से लोग इंदौर आ रहे हैं रोजगार ढूंढने और करने के लिए। शायद आपको मालूम होगा कि इंदौर में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या बहुत अधिक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ का मौसम और यहाँ की अनुकूलता उनको राहत आती है, लेकिन यहाँ रोजगार के अवसर है, तभी तो लोग बाहर से अन्य प्रदेशों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। बस में उनकी संख्या बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से बढ़ी है, आगे भी बढ़ी है। तो हम तो रोजगार दे रहे हैं, हमारे यहाँ संभावनाएं दे रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र बन सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं जी। तो देखिए माइग्रेशन जो है जी, इधर से उधर जाना बेहतर जिंदगी के लिए, ये बहुत प्राकृतिक है मानव की। और आप अगर इतिहास में जाकर देखें तो मानव जो है आबादी वो इस तरह माइग्रेट होती रही है। राजस्थान के लोग इंदौर आए हैं, इंदौर के लोग कलकत्ता गए हैं, कलकत्ता के लोग साउथ में चले गए हैं। ये प्रक्रिया और ये चलता रहता है, लेकिन उसकी बात यही है कि आप पूरी आबादी को उसी के शहर में नहीं रखते, बढ़ती है इधर उधर। लेकिन हम भी तो आमंत्रित करते हैं, हम भी तो आकर्षित करते हैं लोगों को, ये भी तो ध्यान रखिए जी। राजीव जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए रोजगार की बात अभी भानु जी से कर रही थी, मैं आपसे भी मैं जानूंगी। जो ब्रेन ड्रेन की बात हम करते हैं और रोजगार के मौके उत्पन्न करने की बात सरकार कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आप इंदौर में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं और आगे भी, यानी इंदौर की भी हम बात करें, देखिए अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसके बाद तमाम क्षेत्रों के लिए जो है अच्छा खासा निवेश आया, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ये भी कह रही है कि धरातल पर इनकी संभावनाएं दिखाई देंगी। होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टोटल जो है ओवरऑल ये GIS का रिजल्ट है, जहाँ 30.77 लाख का टोटल MUs हुए हैं, एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं, उससे जो टोटल रोजगार अवसर क्रिएट होंगे तो 21.36 लाख अवसर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जी। GIS को लेकर देखिए पहले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, GIS हुआ, इसके बाद अब वापस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कराने की, समिट कराने की तैयारी में है सरकार। अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी ये समिट कराने की तैयारी में है राजीव जी। तो ये जब समिट होंगे इसका क्या असर पड़ेगा, सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, संक्षिप्त में इस पर बता दीजिए राजीव जी। राजीव जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
तो चलिए, राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भानु जी, तब तक यही सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ कि देखिए, अलग अलग जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए पहले, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, और अब रीजनल वापस एक बार समिट कराने की तैयारी में, अलग अलग क्षेत्रों में समिट कराने की तैयारी में है सरकार। तो कैसे देखते हैं इसे, इन समिट को, और सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्रदेश में विकास का मतलब है कि विकास का एक हिस्सा औद्योगिकरण भी होता है। संपूर्ण विकास उद्योग नहीं है, लेकिन उद्योग उसका एक हिस्सा है। और सरकार जो प्रयास कर रही है, इससे अगर उद्योग आते हैं, निवेश होता है, कुछ उत्पादन शुरू होता है, कुछ सेवाएं शुरू होती हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को काम मिलता है। उसमें अगर ध्यान रखना है कि उसको प्रदेश के लोगों को काम पहले मिल जाए तो बेहतर स्थिति है। जो लोग रोजगार की तलाश में, काम मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश पटवारी तक जाए, अंतिम छोर तक जाए प्रशासन के, तो मुख्य भावना से अड़ंगे डालने की बजाय लोगों को आसानी से काम करके दें, बिना भ्रष्टाचार के काम हो, जल्दी हो, समय से हो जाए, ये देखना सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। एक और चीज है भानु जी, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी इंदौर पसंद आ रहा है, ये भी और अच्छी चीज हो जाती है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। देखिए, पसंदगी तो ठीक है, उस पसंदगी को हम कितना सपोर्ट कर सकेंगे और कितना उसको धरातल पर लाने में मदद कर सकेंगे, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और हम इसके लिए तैयार तो है मानसिक रूप से। अब प्रशासन तैयारी कर रहा है, शासन की मंशा भी है इस बारे में, लेकिन प्रशासन की पूरी मशीनरी इसमें एक ईमानदार भाव से अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से इसके लाभ मिलेंगे प्रदेश। बिल्कुल। राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपसे एक कमेंट लूंगी मैं। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले भानु जी से चर्चा कर रही थी कि जीआईएस को लेकर और समिट जो लगातार आयोजित हो रही है और ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है, तो इसका असर क्या पड़ेगा सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में? दूसरा मेरा सवाल है स्टार्टअप्स को लेकर कि देखिए, स्टार्टअप्स को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मोहन सरकार इसे काफी ज्यादा प्रमोट कर रही, यानी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है और उस पर तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जा रही सरकार की ओर से। तो इसका भी क्या असर पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा इंदौर में? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि पॉलिसी विकसित करना, बनना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। सवाल है कि सरकार का फोकस जितना जीआईएस पर है, क्या उतना ही फोकस धरातल पर उसको उतारने का है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हम सरकार ने जैसे अभी जब इंदौर में हुई थी, वहाँ पे घोषणा की थी जो कि यहाँ पे आप जैसे ही इंडस्ट्री किसी खुलती है तो जीडीपी में नंबर लेना होता है, तो एक दिन में नंबर मिल जाएगा। तो क्या प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा है? हमारे यहाँ की एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जीआईएस की जो अथॉरिटीज हैं, किसी से खासकर सेंट्रल जीआईएस के रिटर्न करते हैं, वो पैसे देना पड़ता है, नंबर देते हैं। तो सवाल ये है कि जितनी इसमें कानून है इंडस्ट्री को खोलने में, हमारे दोस्त हैं सेम वर्मा लगाई गया, तो वही हम कहते हैं कि 103 कानून इंडिया में थे किसी समय एक इंडस्ट्री खोलने में, तो उसको चालू करते करते हवा हट गया। लेकिन आजकल तो खैर काफी इसमें रिलैक्सेशन हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना मोहन यादव इतना कहना है कि उसकी पर जब तक उसकी आप मॉनिटरिंग नहीं होगी और जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको यदि इसके लिए स्पेशल सेल खोलकर इन जो जिन्हें एमयूज किए हैं उनको यदि हम धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तो इससे घोषणाएं रह जाएंगी। हमने देखा है, हमेशा देखा है कि घोषणाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं हुई है। और इसीलिए स्टार्टअप की जब आपने बात कही तो निश्चित रूप से एक स्टार्टअप को यदि डेवलप करती है तो सरकार को उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं और उसमें जो नए इंडस्ट्रीज आती हैं और उसमें नए एम्प्लॉयमेंट और उससे हमारा प्रदेश का जो प्रोडक्शन भी है उसका भी उसका इम्पैक्ट रहता है। और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं प्रदेश जो बहुत पिछड़ा प्रदेश कहा जाता रहा है और जहाँ की प्रति आय बहुत कम है उसको ऊपर करने में मोहन सरकार की ये योजनाएं कहीं योगदान करेंगी, बशर्ते वो धरातल पर पूरी तरह से लागू हो उतारी जाए। और समय लगता है लेकिन समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता और समय के अनुसार
उस पर कंट्रोल करने की, निगरानी करने की आवश्यकता सरकार की है और उस पर वो खास ध्यान रखे। और बात माने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कम से कम जो डिपार्टमेंट है। बिल्कुल राजीव जी, तमाम जी राजीव जी आपकी बातों को समझे, लेकिन एक और छोटा सा सवाल है मेरा, उस पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लगातार प्रमोट कर रही है सरकार, और एक तरफ ज्यादा से ज्यादा रोजगार की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। क्या कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित नहीं होगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। आप याद करेंगे जिसमें कंप्यूटर के लागू करने की बात की जा रही थी, तो उस समय बहुत विरोध हुआ था कि इससे एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट आएगा और इसका विरोध किया गया। लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे वर्किंग का लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बना कंप्यूटर, और इससे इनिशियल स्टेज में निश्चित रूप से रोजगार में कुछ कमियां आई, लेकिन अल्टीमेटली नहीं, यदि कुछ डिफिशिएंसी आती है किसी अच्छी योजना को लागू करने में, तो उसका उसके एडवांटेज होते हैं जिस पर्पज को लेकर वो लागू किया जा रहा है। तो उसी वही लागू एआई का भी इसका बहुत अध्ययन हो रहा है कि एआई का कितना तक एम्प्लॉयमेंट भी पड़ेगा और उससे और हमको कितना एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा एआई लागू होने से। तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसमें काफी शोध चल रहे हैं और यह चूंकि हमारे देश में लागू नहीं है तो अभी वो हम दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से नजर देने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इस एआई के कारण यदि एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर पड़ता है तो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वो एम्प्लॉयमेंट की हम एफिशिएंसी को किस तरह से और में काम करते उसको पूरा करें, क्या ये बात होगी। बड़ा गहन विषय है और इतना आसान नहीं है कि उस पर डिटेल चर्चा कर पाए। बिल्कुल राजीव जी, फिलहाल अभी अगर हम इसको देखें तो इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं देखी जा रही हैं, और बहुराष्ट्रीय अगर हम उद्योगों की बात करें तो उनको भी इंदौर काफ़ी पसंद आ रहा है। 50 नए जीसीसी की योजना भी यहाँ पर बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि इंदौर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, और 2030 तक सरकार कह रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होंगी और उद्योग तो आएंगे ही साथ यहाँ पर रोजगार के भी मौके भी उत्पन्न होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 2030 में इंदौर कैसा दिखाई देता है, इंदौर की क्या तस्वीर होती है। फिलहाल हमारे दोनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इंदौर में अनंत संभावनाएं देखी जा रही हैं, मल्टी इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है इंदौर को, और इंदौर की 2030 तक क्या तस्वीर होगी ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से उभर कर आता है इंदौर, क्योंकि सरकार का कहना है कि इंदौर में सारी तरह की जो फैसिलिटीज है वो है, और इसी के बाद आईटी हब के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी इसको एक आईटी हब बनाने की तैयारी, आईटी केंद्र बनाने की तैयारी है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे लोगों के लिए। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे ही रही है सरकार। तो इन तमाम चीजों के साथ इंदौर 2030 में कैसा दिखाई देता है, फिलहाल ये भविष्य के घर में है, लेकिन देखना काफी रोचक होगा। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।